हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया, ठीक ठाक। कोई दिक्कत परेशानी मैथ में? अब तक की सारी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने एक चीज देखी है, आपसे शेयर करता हूं कि जो बच्चे स्कूल में होते हैं ना, मतलब मैं जब उन्हें पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि उनके इतने सारे डाउट होते हैं और उनके डाउट कभी खत्म नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने लगभग बच्चों को, मैं सारे बच्चों को नहीं कह रहा हूं, लगभग अब तक मैंने जिन्हें पढ़ाया है, मैंने देखा है कि मैथ्स में, मतलब मैथ किसी का इंटरेस्टिंग विषय नहीं रहता है कि नहीं सर मेरा तो, मुझे तो मैथ्स में बहुत मजा आता है। उसका जानते हो कारण क्या है? कभी भी आपने ये बात सोची कि क्या कारण हो सकता है कि हमें मैथ नहीं पसंद आ रही है? क्या कारण हो सकता है भाई? एक चीज मतलब सच बताऊं, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण होते हैं टीचर। टीचर, जानते हो, क्योंकि जब बच्चा कोई चीज पूछ रहा होता है टीचर से, तो कई दफा टीचर को खुद नहीं पता होती वो बात। सच कह रहा हूं। कई दफा ऐसा होता है कि स्कूल की जो टाइमिंग होती है वो बहुत बाउंड वाली होती है, टीचर बता नहीं पाता। कई दफा ऐसा होता है कि जिस कोचिंग, जिस इंस्टीट्यूट, संस्थान में आप पढ़ रहे होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं ना कि वो जो डाउट आपके भीतर आ रहा होता है, जैसे बहुत एक साधारण सी बात, मैंने अभी तक पिछली जितनी भी बातें करी, ऐसा नहीं है कि उनमें से सारी बातें आपको पता ही थी। तीन चीजें हो सकती हैं, या तो आपको सब कुछ पता था, या तो आपको कुछ भी नहीं पता था, या तो आपको कुछ कुछ पता था, कुछ कुछ नहीं पता था। ठीक है? तो लाइफ में जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अक्सर क्या होता है ना, देखो जब क्लास से आप क्लास के ऊपर बढ़ते, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं ताकि आपको चीजों को समझा सकूं। ठीक है? तो बात को थोड़ा सुनिएगा। जब आदमी पहले 6 में होता है, फिर 7 में जाता है, फिर 8 में जाता है, किताबें उसी हिसाब से होती हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें, यहाँ पर थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे तो उससे थोड़ी सी अधिक एडवांस हो जाती, फिर उससे थोड़ा सा अधिक एडवांस, फिर उससे अधिक, उससे अधिक, है ना? पर जो यहाँ पर बात बताई गई थी, या इससे पहले 5 में कह लूं, 4 में कह लूं, है ना, यहाँ पर जो बातें बतानी चाहिए थी, समझानी चाहिए थी, सच कह रहा हूं नहीं समझाई जाती हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम मैथ में, हमें चीजें अक्सर पता ही नहीं होती हैं। मैथ में हमारी कोई रुचि ही नहीं होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि साहब किसी तरीके से इस क्लास को पास करके इस क्लास में बैठ जाएं, बस। मैथ्स में 100 में से 33 नंबर आ जाए, ठीक है, बस इतना ही। मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, मैंने देखा है कि क्या मेंटल कंडीशन उनकी होती है। मतलब एकदम एकदम, मतलब मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये कंडीशन होती है। वो जो बच्चे 100 क्लास में पीछे बैठते हैं ना, पीछे वाली रो पे, उनसे जाकर के पूछोगे तो साहब, कई बार ऐसा होता है कि वो जो बच्चे आगे बैठे होते हैं उन्हें भी चीजें कभी कभी नहीं पता होती हैं, वो सवाल पूछने में डरते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक पीछे की सारी बातें समझ में आई होंगी। चैप्टर हमारा चल रहा था फ्रैक्शन, है ना? फ्रैक्शन में हमने चीजों को कुछ समझा, थोड़ा सा जाना, और बढ़िया, हमने बढ़िया करने की कोशिश करी, और अब हम थोड़ा सा और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो पिछली सारी बातें समझ में आ गई। अब जो बातें हमने पीछे समझी हैं, उन्हीं बातों पर, उन्हीं बातों को आधार बनाते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाहता हूं। ठीक है? कुछ क्वेश्चन को मैं आपसे कहता हूं कि बताइए 32 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। ये अभी मैं आगे, इसके आगे बढ़ूं इससे पहले आप अपनी कॉपी और पेन उठाइए और वहां पर मुझे ये बात करके दिखाइए, बिना किसी नकल के। 64 के, 112 के, 15,400 के, 300 के। इनमें आपको तीन बातें मुझे बतानी है। पहली, कुल कितने गुणनखंड होंगे इनमें। ठीक है? दूसरी बात आपको बतानी है, इनमें इवन इवन गुणनखंड कितने होंगे। तीसरी बात आपको बतानी है, इसमें ऑड गुणनखंड कितने होंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखो, सवाल पूछने से कभी नहीं डरना है, कभी भी नहीं। आपके सामने दुनिया का कोई भी इंसान खड़ा हो,
कोई भी इंसान सवाल पूछो, दब यार, मैंने देखा है डरते हुए दबते हुए। मुझे नहीं समझ में आता क्या कारण होता है उसके पीछे, क्यों डरते हो भाई इतना? अगर तुम्हारे सामने कोई चीज गलत होती है, तुम्हारे ही खिलाफ, तुम्हारे मित्र के खिलाफ, तुम्हारी पूरी क्लास के खिलाफ, तुम्हारे पूरे समाज के खिलाफ, तुम्हारे घर परिवार मोहल्ले में, भाई इसको क्यों झेलते हो यार? क्या कारण है? डर लगता है किस चीज से? थोड़ा सा सवाल पूछिए अपने आप से, ठीक है? अब जैसे मैं यहां पर मैथ पढ़ा रहा हूं, भाई अगर आपको कोई डाउट है ना, कोई भी डाउट है, बेझिझक होकर के कुछ भी पूछ लीजिए, बस वो मैथ से जुड़ा हो, ठीक है? माने अगर मैं इस विषय को पढ़ा रहा हूं, तो आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल मुझसे पूछिए, कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ, अभी तक जितना पढ़ाया है उतने में। अब ये नहीं कि मेरे पास आप लेकर के चले आइए क्लास 12th का डाउट। भाई अब मैंने जब पढ़ाया ही नहीं है तो कैसे बता दूंगा आपको? माने आप कमेंट करेंगे तो कैसे जवाब दिया जाएगा? मैं फैक्टर पढ़ा रहा हूं, आपने मुझसे पूछा क्लास 12th के किसी एक्सरसाइज का कोई एक 9वां सवाल। अब मैं जब टॉपिक फैक्टर पढ़ा रहा हूं, मैंने उसमें कह दिया कि भैया क्लास 12th का चैप्टर ये एक्सरसाइज का क्लास 9वां क्वेश्चन ये रहा, तो आपके चक्कर में मतलब पूरा एकदम नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आप फटाफट से मुझे इन सारी बातों के जवाब दे दीजिए जो है, और इसके बाद जब आप ये जवाब अपनी कॉपी में निकाल लें, तो अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उस पर मूव कर जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है ये, क्वेश्चन नंबर पहला, आप इसको सॉल्व करना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस में भाजक की संख्या सबसे कम है? आप कहेंगे सर यहाँ पर तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। 88, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 91, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 96, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 99। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर बातें समझ में आई होंगी तो आप इसका उत्तर तुरंत देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है? थोड़ा सा पेन को छोटा कर लूं क्या दोस्त? एक मिनट रुकना। अच्छा, जब मैं दोस्त बोलता हूं या बेटा बोलता हूं तो इसका मतलब ये मत लेना कि मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूं, ठीक है? इसमें लड़के और लड़की दोनों शामिल हैं, ठीक है? तो ऐसे मुझे मत बताना अरे सर आप तो सिर्फ लड़कों को बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं आप दोनों, मैं मनुष्यों को बोल रहा हूं। मनुष्य में पूरी मनुष्यता है ना, सभी हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इस 88 के सबसे पहले गुणनखंड निकालना है, तो निकाल लीजिए साहब। 8 गुणे 11, ठीक है? ये क्या होता है, 2 का क्यूब गुणे 11 की पावर 1। आपको बताया था क्या होगा, 3 + 1 4 और 2, 4 दूनी 8। देखो अब ये सब मैंने क्या किया, कैसे किया, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आप पिछली क्लास देखिए। 91 में क्या होगा सर, 13 सत्ते 91, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा, 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4, ठीक है? पहला ऑप्शन 8 आया, दूसरा ऑप्शन 4 आया, तीसरा ऑप्शन करके देखते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लिख दिया हूं मैं, साला जगह ही नहीं बचता। चलो 96 का यहां पर कर रहा हूं, क्या, 32 गुणे 3, ये सब चीजें लिख सकते हो ना। अब 32 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 को हम 32 कह सकते हैं, गुणे 3 की पावर 1, क्या होगा, 6 गुणे 2 बराबर 12। 99 का क्या होगा बताओ, 11 गुणे 9, ठीक? 11 की पावर होगी 1, बीच में इंटू, यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। आपके पास जवाब क्या आएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। हमसे सवाल क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है? सबसे कम वाली कौन सी है, 8 4 12 6, सबसे कम वाली है बी। हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। क्या कह रहा है कि यदि n बराबर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो n का धनात्मक गुणनखंड क्या है? ठीक है, बात सीधी सी है। आपसे कह रहा है कि साहब 2 की पावर 3 लिख लीजिए, 3 की पावर 2 लिख लीजिए, ठीक है? 3 गुणे 3 कर दीजिए, बराबर में आ जाएगा 9। हमारा जवाब 9 आ गया, ठीक है? तो मैं बेसिक बातें सभी पिछली क्लास में, इसीलिए मैंने इतना टाइम लेकर के हर एक बात एक एक स्टेप समझाया था आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है? तो अगर आपको ये बात ये जो मैंने एक लाइन में कर दिया ना, आप भी कर सकते हैं। कैसे किया है, क्यों किया है, हर चीज का कारण बताया है। इसके लिए आपको बस पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। हर वीडियो एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है? अभी जैसे आपको यहां पर एक बात बताता हूं, अभी जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं फैक्टर, इसमें क्लास 9th में मुझे लगता है कि ये चैप्टर होगा
चैप्टर नंबर 2 में होगा शायद पॉलिनोमियल्स। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड्स की बुक में भी इस नाम से पूरा पूरा चैप्टर होता है। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद, जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए, ठीक है, बहुपद। तो आप जब मैं ये फैक्टर पढ़ा रहा हूं ना, ये पूरा पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फैक्टर लेना, वहां पर यहां पर फैक्टर कैसे बनाएंगे ये भी क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस धैर्य बनाए रहिए, साथ में जुड़े रहिए और आपको मजा आता रहेगा। माने कि यहां पर मैं चैप्टर के चैप्टर उड़ा दूंगा और आप वहां पर बैठ करके हर एक सवाल को बहुत आराम से कर ले जाएंगे, आपको डाउट नहीं होगा, और होगा तो उसके लिए हम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 63 100 के विषम कारकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे पता है कि आपको ये सारी बात समझा चुका हूं और आती होंगी। मैं सीधा सवाल को सॉल्व करता हूं। 63 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 63, ठीक है, सीधी सी बात है। 63 को 9 गुणे 7 और 100 को 2 की पावर 2 गुणे 5 क्यों लिख रहा हूं, कल बताया था पिछली वीडियो में, देख लो जाकर के। 3 का स्क्वायर गुणे 7 की पावर 1 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या करना है, 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 18 और 18 3 54। ये हमारे पास निकल करके क्या आया, बताएंगे आप, क्या आया, टोटल, ठीक है। मैं जान रहा हूं कि इसमें ऑड के बारे में बात करी गई है, ये हमने निकाला टोटल। अब मैं इवन और ऑड दोनों की बात करता हूं। आप मुझे बताइए कि इसमें इवन फैक्टर कितने हैं, तब तक मैं यहां पे ऑड निकालता हूं। ऑड निकालने के लिए मैंने जो है आपको मतलब बताया था कि जितनी भी इवन वाले नंबर है उनको काट दीजिए। इवन मतलब इसको काट दीजिए तो बचा कितना है, 2 1 2। अब इसमें क्या करना है, ऑड में 3 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक है। कितने ऑड फैक्टर हैं, 18। आपका प्रश्न का जवाब ये रहा। अब मुझे इवन आप बता दीजिए, इवन कैसे निकालेंगे सर, आपको पता है ना कि 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर क्या करना है, मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं। 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ये थोड़ा सा पेन मुझे मतलब कम सही लग रहा है, मैं इसको इससे चेंज कर देता हूं। अरे भाई कौन सा कलर लें, अपने जालो ही ठीक है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12, 12 दूनी 24 है। 3 दूनी 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 12, 12 दूनी 24, यही आ रहा है, हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ गलत साहब, 24 नहीं आएगा। क्या गलत किया, क्या गलत किया, ये सही है। अच्छा, इवन निकालने के लिए 2 की पावर 1, ठीक है, करते हैं फिर भी। 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1। हमने यहां से 2 को कॉमन ले मतलब बाहर निकाल लिया। उसके बाद हम करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 त्रिकाएं 9, 9 को 9, 9 दूनी 18 है ना, और 18 दूनी 36। हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये आपका होगा 36, 36 और 18 मिलकर बन जाएंगे 54। उम्मीद है आपका ये सवाल सॉल्व हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1280 के विषम भाजकों, भाजकों लिखा है, भाजकों की संख्या कितनी है। सिंपल सा काम करना है आपको, देखिए यहां पर है 1280, देख दो तरीके होते हैं। अब 128 ठीक गुणे 10 लिख सकते हैं ना, 128 गुणे 10। अब आपको यहां पर फैक्टर पता होने चाहिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और अगर नहीं पता हो तो आपके पास ये बेसिक रूल है, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 0, 2 चाहे 6, 2 दूनी 4, 0,
ठीक है, 2 × 2 2 × 12 0, 2 × 8 16 0, 2 × 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 × 2 0, 2 पंचे 10, ठीक है, 5 × 5। आप इस तरीके से जाएंगे तो कभी गलती जल्दी नहीं होगी। इस तरीके में हो सकता है कि आप यहां पर इसका फैक्टर निकालने में गलती कर दें और आपका जवाब गलत हो जाए। अब आप यहां से गिन लीजिए क्या कह रहा है। वैसे आपको गिनने की जरूरत नहीं है, पूछ रहा है विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 को तो उठाना ही नहीं है, 5 को उठा लीजिए बाहर। 5 की पावर 1 माने 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। आपका जवाब क्या आएगा, 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या है x + 14, तो रूट में x + 3 का मान क्या होगा। हमें इस बात का जवाब देना है, मगर इससे पहले मुझे आप इसका जवाब दीजिए। चलिए, 1440 को मैं 100 गुणे 140, 144, 100 गुणे नहीं होगा, 10 गुणे होगा, 144 दहम में 1440 होगा, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर होता है, आपको पता है ना। चलिए, तो 12 गुणे 12 लिख सकता हूं। हमें पता है प्राइम नंबर तक लेके जाना है, तो इसको प्राइम नंबर में 2 की पावर 2 गुणे 3, इस 12 को भी 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक है, तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या बन गई, 2 की पावर 2 गुणे 3, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ये 2 की पावर 2 + 2 की पावर 2 + 2 ये मिलकर के बना लेंगे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 3 और 3 मिलकर के बनाएंगे 3 का स्क्वायर और गुणे 5। इसका जवाब निकल करके आएगा, 5 की पावर हो जाएगी 1, तो 6 गुणे 3 गुणे 2, 6 दूनी 12, 18 और 18 दूनी 36। तो हमने ये निकाल लिया कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है हमारे पास, 36। यहां पर कितनी दे रखी है, x + 14, x + 14 बराबर में 36। आपको ये मैंने करना सिखाया था, याद आया कि अब ये चीजें कैसे हो रही हैं, +14। तो मैं अब इसको जब डायरेक्टली कर दूंगा तो 36 - 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, राइट। अब अगर x की वैल्यू आ गई तो हमसे क्या पूछ रहा है कि रूट x + 3 क्या होगा। x की वैल्यू कितनी है, 22 + 3, तो ये मिलकर के बनाएंगे 25। और मैंने इसका भी जवाब दिया था, रूट के अंदर जब कोई परफेक्ट स्क्वायर हो तो बाहर निकल करके वो 5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, 8 2k + 5 2k का एक गुणनखंड जहां k एक विषम संख्या है। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत दिमाग खराब करने वाला सवाल है ये। ठीक, और यहीं पर मैं आपको एक चैप्टर, एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देता हूं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम, यहीं पर कर दूं या फिर इसको अगली क्लास के लिए बचा के रखूं, जैसा आप कहें। चाहते हैं तो यहीं पर कर देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फिर अब अगर इस चीज को समझाऊंगा तो फिर आप जानते हैं ना कि एक एक बात का जवाब देना पड़ता है। आप तो पूछेंगे नहीं क्योंकि आप हैं नहीं सामने, है ना। और तो इसलिए चलिए पहले सवाल को सॉल्व कर देते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 8 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, इसकी पावर k, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर इसकी पावर k, ठीक है। इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक। गुणनखंड क्या होगा हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। जहां पर k माने के बराबर विषम संख्या होगी। विषम संख्या मतलब क्या, 1 3 5 7, है ना, ये और ऐसे ही आगे जितनी भी विषम संख्या हैं वो आप के की जगह पर रखोगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। पेन को और छोटा लेते हैं भाई, बहुत जगह खाता है। ठीक है, तो अब मेरी बात समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। यहां पर 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 की पावर k, प्लस 5 का स्क्वायर
25, 25 की पावर k, ठीक, बराबर निकालना है। तो 64 की वैल्यू मतलब k है प्लस 25 की वैल्यू k है। अब बताइए कि मैं k की वैल्यू क्या रखूं, 1, 3, 5। देखो अगर 3, 5 या 7 रखा तो यहां पर 64 है, यहां पर 25 है। 64 का क्यूब, समझ रहे हो कितना होगा? मुझे मैं भी निकाल के बताता हूं, मैंने निकाला था, याद नहीं है। 25 का क्यूब तो होगा 15,625, ठीक है, 1 लाख समथिंग कुछ होगा 64 का। तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इसका जो वैल्यू आएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास वैल्यू छोटी होगी, है ना, ठीक है। तो 64 की पावर 1 प्लस 25 की पावर 1 बराबर क्या होगा? 64 प्लस 25 माने 5 4 9 6 2 8। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड गुणनखंड 89 है, ठीक है, जहां k एक विषम संख्या है, k एक विषम संख्या है। अब आपको इस सवाल का मतलब समझाता हूं। ये कह रहा है कि ये जो आपको एक्सप्रेशन इक्वेशन दी गई है ना, ये वाली, ये, ठीक है, इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप 1 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, उन हर जगह पर 89 हमेशा मौजूद रहेगा। बात समझे? 89 हमेशा उनके गुणनखंड में रहेगा ही रहेगा, ठीक। इसका आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। देखो इतना आसान नहीं होता किसी भी प्रश्न को शुरुआती दौर में समझ लेना, ठीक। मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैंने कहा 2 गुणे k बराबर, k कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक समझते हैं, इंटीजर, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो अब मुझे इसका एक गुणनखंड बताइए जो हमेशा मौजूद रहे। अब देखिए शायद अब आपको ये सवाल समझ में आ जाए। तो मैं k की जगह रखता हूं 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 3 बराबर 6। आप एक चीज देख रहे हैं, गुणनखंड का मतलब समझ रहे हो ना? यहां पर 2 है, मौजूद है ना, सबसे छोटा गुणनखंड। यहां पर 4 है, क्या 4 2 से नहीं कटेगा? कट जाएगा, ठीक। क्या 6 नहीं कटेगा? कट जाएगा। ऐसे ही आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी रखते जाओगे, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। बस ये बात कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर आप कोई भी विषम संख्या रखोगे, 1 3 5 7 9 10 11 15, मतलब जो भी विषम संख्या रखोगे, ठीक है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद वहां पर 89 हमेशा मौजूद रहेगा। समझ गए? 89 ये गुणनखंड हमेशा रहेगा, इसके अलावा और भी रहेंगे, है ना, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 81,900 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, निकाल लीजिए भाई। 819 डबल 0। आपके पास बिल्कुल ये तरीका है, हम निकाल सकते हैं। 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10 और 0, ठीक है। 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 0 2 दूनी 4, 2 एकन्नम, नहीं नहीं नहीं, ये 3 से कटेगा ना। 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 अठे 24। अरे ये क्या कर दी, कुछ गलत किया क्या? सही है, 81,900, हाँ सही तो लिखा। 2 चौक 8, 0 2 9 18, 19 2 पंचे 10 और 0, ठीक है। 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और एक इधर गया, 2 पंचे 10, ठीक है। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 2 इधर गया तो 3 सत 21, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, राइट। भाई तो कह रहा था 3 से कटना चाहिए यार।
तीन दुनी छः, तीन दुनी छः, इधर 3 से 21, 3 पचे 15। अब ये नहीं घटेगा 3 से, 3 से 21, 3 पचे 15, तो नहीं 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 5 से घटेगा। 5 चौक 20, 2 इधर गया, 5 पचम 25 और 5 पचम 25। ठीक है, फिर 5 से, 5 9 45, 5 1 9 5। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 1 9 7, 7 तिरिक 21, और अब ये 13 से कटेगा, 13 1 9 13। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर आ गया। देखो बेसिक चीज एकदम बढ़िया, ये चीज आपको आती है ना, आपको किसी और मेथड की जरूरत ही नहीं। और सच बताऊं, जब आपकी भी कभी किसी एग्जाम वगैरह में बैठेंगे ना जो है, तो ये चीज हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। आपको और कोई तरीका पता चल जाएगा, वो एक अलग बात है ना, पर इसकी जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, ये आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। तो ये बेसिक तरीका है, मैं भी इसी को फॉलो करता हूं भाई। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या। आपको पता है 2 को हम बाहर रखेंगे, 2 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का 1, 13 का 1 कर दीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, जवाब आएगा 3 दूनी 6, दूनी 12 तिरिक 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। ठीक है, जवाब आ गया आपका, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 72। अब आपसे मैं ये बात कहता हूं कि आप तुरंत अभी वीडियो को पॉज करिए और कुल गुणनखंड बताइए और ऑड विषम गुणनखंड, इन दोनों का जवाब दीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग और सब कुछ मजबूत बनेगा। 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है, आप कर लेंगे पक्का, इसको तो मैंने करवाया भी है। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, करिए इसको। उसके बाद 10,500 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। 10,500 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 105 गुणे 100। 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, जहां पर बन जाए वहां बना लेना चाहिए। 15 सत्ते 105। ठीक है, 3 पचे 15, 7 2 5, कुछ ऐड हो रहा है क्या, 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3 1 7 1 2 2 5 क्यूब बन जाएगा। ठीक है, समभाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो 2 बाहर निकाल लो, बचेगा 3 1 7 1 2 1 5 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4। ठीक है, 2 दुनाए 4, दुनी 8, दुनी 16, 8 दुनी 16, 8 चौक 32। सही आ रहा है जवाब मेरा, क्या आपका भी यही जवाब आ रहा है या नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, पक्का, आगे चले। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या, 2025 का क्यूब के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। अब आप कहेंगे सर 2025 का क्यूब, 2 का क्यूब याद नहीं हो रहा है, 2025 का, चलिए सीधी सी बात एक बताता हूं आपको, सीधी सी बात क्या बताऊं, बताइए भाई। 2025 अपना बेसिक तरीका जिंदाबाद है कि नहीं है, 5 7 दोनों, 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 हाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 5 और 5 1। ठीक है, तो क्या बात बनी यहां पर, 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, यही बात बनी ना, और इसका क्या करना है हमें, क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 गुणे 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 होगी। ठीक है, ये चीज मैं कैसे कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसी क्लास में इस बात को पढ़ाऊं, क्योंकि अगर भाई पढ़ा दिया ना तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब करीब करीब आधा घंटा तो बढ़ ही जाएगी जो है।
तो यहां पर नहीं करते हैं। अभी के लिए मैंने ये किया कि इसके अंदर की ये जो पावर है, इन दोनों जगह पर 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर बता देता हूं। अगर a की पावर m के बाहर n है, तो इसका मतलब होता है a m गुणे n। ठीक है, माने a का मतलब होता है बेस और इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक, और एक और बात समझ लीजिए, अगर किसी मतलब ब्रैकेट के अंदर a गुणे b माने दो अलग अलग बेस हैं और उनके बाहर कोई पावर लगी हुई है, ठीक है, तो इस पावर का मतलब यह है कि a की पावर m होगी गुणे b की पावर m होगी। ठीक, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के नियम है। ठीक है, वही चीज मैंने यहां पर करी है, अंदर बेस। ठीक है, बूफर वाला बाइस नहीं कह रहा हूं, इन दोनों की पावर 3 है, तो 3 को 4 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 की पावर 12, 5 की पावर 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या कह रहा है, 3 की पावर 12 माने 12 प्लस 1 की पावर, लिख सकता हूं मैं, प्लस 6 प्लस 1, तो 13 गुणे 7, 13 सत्ते 91। ठीक, ये हमारा क्या निकल करके आया, ऑड निकल करके आया ना। और भाई इसमें इवन तो है ही नहीं, इवन कितनी है, 0। देखो कहीं 2 से है क्या, कहीं 2 से नहीं कट रहा है ना, तो इवन, इसमें इवन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आपका जवाब ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उसके पहले आपको एक बात बता देता हूं, आप यहीं पर नोट करके मेरे साथ लिख लीजिए, अभी तुरंत यहीं पर लिख दीजिए। साइड में लिख लीजिए प्राइम, मैंने कल बताई भी थी बट फिर भी लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, n। ठीक, बराबर a की पावर x, मैंने कल बताया था ना, b की पावर y गुणे c की पावर z। ठीक है, यहां पर मैंने आपसे क्या बताया था, जहां a b c, a b c क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और तो जो भी इनकी पावर होगी, ठीक है, वही अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, प्राइम फैक्टर बराबर P प्लस Q प्लस R। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, मुझे लगता है कि इतना ही था। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो सवाल पूछ रहा है, ये कह रहा है 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है ना, 12 गुणे 9, 12 9 या 108, 3 का स्क्वायर गुणे 4 गुणे 3, 2 का स्क्वायर, 3 का 1, 3 का 2, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब। तो मैंने क्या कहा था, ये प्राइम नंबर होंगी और ये जो पावर होगी वही इनका गुणनखंड हो जाएगी। तो देखो यहां पर P प्लस Q प्लस R लिखा हूं, X प्लस Y प्लस Z, ABCD इतना, X प्लस Y प्लस
जेड, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पर 2 + 3 माने जवाब क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था। अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप इनको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, 6 की पावर 18, 7 की पावर 11, 9 की पावर 13, ठीक है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। ठीक है, तो 6 की पावर 18 है गुणे 7 की पावर 11 है गुणे 9 की पावर 13 है। क्या इसमें 6 प्राइम नंबर है, नहीं। क्या इसमें 9 प्राइम नंबर है, नहीं। तो इसको पहले हमें प्राइम बनाना पड़ेगा। चलिए प्राइम बनाते हैं। 2 गुणे 3 प्राइम बन गई। 2 गुणे 3 की पावर 18 गुणे 7 प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 3 गुणे, या फिर 3 का स्क्वायर लिख लो, गुणे क्या करना है, 3 का स्क्वायर बराबर 13। अब उसके बाद क्या होगा, 2 की पावर, अभी मैंने बताया ना वो पिछले वाले उसमें, कहां गया ये बताया था ना, अगर बाहर पावर होगी तो ये इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर लगेगी। ठीक है, तो इन दोनों में पावर, 2 की पावर 18, 3 की पावर 18 गुणे 7 की पावर 11 गुणे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी 3 की पावर 26। ठीक है, अब ये 2 3 7 3 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब जो पावर है उसको आप आपस में जोड़ दीजिए। 18 + 18 + 11 + 26 क्या होगा, 18 18 36 हो जाएगा। 36 1 37, 10 47, 6 53 और 10 63, 10 73। ठीक है, तो आपका जवाब आएगा 73। यही आ रहा है आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 30 की पावर 211 गुणे 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि नंबर्स को प्राइम नंबर में बदलना है। भाई अगर प्राइम में है तो ठीक है, नहीं है तो प्राइम में बदलिए। ठीक है, अब जैसे 30 भी प्राइम में नहीं है और ये भी प्राइम में नहीं है, आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 30 को हम लिख सकते हैं 15 दूनी 30, और 15 का भी फैक्टर बनेगा तो 5 15 दूनी 30, इसकी पावर 211 गुणे, अब इन भाई साहब का यहां पर धीरे से फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 0, हाँ 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 0 0, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5। अब ये कट जाएगा 7 से, 7 एकन्नम 7, 3 10 और 3 इधर जाएगा तो 7 चौक 28 और 2 इधर जाएगा तो 7 3 21, 143। इसका क्या मतलब होता है बताना जरा। इसके बाद होता है 11, 11 से कट जाएगा, 11 एकन्नम 11, 3 14 होता है, 11 3 33, और अब इसके बाद 13 से कट जाएगा, ये 13 एकन्नम 13 पूरी तरह, तो ये कट गया। तो हमको क्या मिला, 2 3 5 7 11 और 13। ये सबसे बेसिक मेथड है, आराम से कर लीजिए। 2 3 5 7 11 13। ठीक है, तो अब 5 की पावर 211 गुणे 3 की पावर 211 गुणे 2 की पावर 211। ठीक है, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब आप थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बनिए, क्योंकि अब चीजों को अपन छोटा करते चलेंगे। देखिए यहां पर मैं 1 1 1 ऐड कर सकता था, क्यों, क्योंकि 2 3 5 यहां पर है। अब जैसे इसकी पावर 1 1 1 1 1 1 ये है। अब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 यहां पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर 5 3 2 है। तो ये क्या बनाएगा, 5 की पावर 212 गुणे 3 की पावर 212 गुणे 2 की पावर 212। ठीक है, गुणे 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। अब ये 212 212 212 ये हो जाएंगे 12 जो 36, 636 प्लस 1 1 1 माने 3,
636 और 3 बन जाएंगे 639, जो कि आपका जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए। 9 की पावर 10, 10 की पावर 9, 8 की पावर 7, 7 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। आपको पता है कि क्या करना है भाई। सबसे पहले 9 की पावर 10 माने 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 10 गुणे, यहां पर 10 है तो आपको पता है 2 गुणे 5 की पावर 9 गुणे, यहां पर 8 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब गुणे 7। ठीक है, गुणे 7 का प्राइम नंबर है तो इसकी पावर 8 ही रहेगी। अब आपको पता है इसमें क्या करना है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 10 दूनी 20 गुणे 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9, 2 की पावर 21 और 7 की पावर 8। यहां पर सभी प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो अब आपको बस सीधे ऐड ऑन कर देना है। 20, 9 29, 9 38, 21 प्लस 8, तो 20 और 9 29, 31 और 8 38, 1 39 और 20 59, 60 60 हो जाएगा। यहां पर बचेगा क्या, 67 जवाब आएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 की पावर 100, 500 की पावर 100, 50 की पावर 100, 40 की पावर 100। अगेन आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है। 100 की पावर क्या होती है, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, इनकी पावर है 100 गुणे, मैं इतना कर दे रहा हूं, उसके बाद आप करिएगा। ठीक है, 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 5 की पावर 100 गुणे 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 100। ठीक है, उसके बाद 10 गुणे 4, ठीक है, इसकी पावर 100। अब सीधी सी बात है, इसका प्राइम तो हमने कर दिया, अभी इसका प्राइम नहीं किया है। तो अब 100 का क्या होता है, 100 का मैंने बताया 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, ये होता है। यहां पर 10 का क्या हो जाएगा, अब मैं आपको बता चुका हूं तो लिख देता हूं, 2 गुणे 5। ठीक है, यहां पर 10 और 4 इनका हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि आगे क्या करना है, ये आपके लिए है होमवर्क। अंदर गुणा करिए और सबको आपस में ऐड ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूं कितने लोगों का जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। 2 अंकों की संख्या माने कि x और y। ठीक, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके सिर्फ 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो अब ये बात तो बड़ी खतरनाक है। देखो यहां पर एक बात समझो कि केवल प्राइम नंबर का स्क्वायर, ठीक है, केवल प्राइम नंबर के स्क्वायर के ही 3 फैक्टर होते हैं। क्या कहा मैंने, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होगा सिर्फ उसके 3 फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर माने 2, 2 का स्क्वायर, हटाओ ब्रैकेट, 4। बात नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, ये तो सिंगल डिजिट है। 3 प्राइम नंबर है, क्या कर लो, 9 नहीं बनी, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, 5 25, एक्स और वाई दोनों मिल गए। ठीक है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 है। ठीक है, 7 सते 49। ठीक है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। पर जब 11 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 121। हमसे कह रहा है कि सिर्फ 2 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है जिसके केवल 3 गुणनखंड होंगे। तो हमारी पहली कंडीशन थी कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, यहां तो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, कट कर दीजिए। यहां पर पहली शर्त लागू हो गई, इसके बाद नहीं लागू हो रही है।
ठीक है, तो मैंने आपसे एक शर्त रखी कि केवल प्राइम नंबर का ही जो स्क्वायर होगा उसके ही सिर्फ 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पहली शर्त 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो यहां पर लागू हो गई। कह रहा है उसके जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ प्राइम नंबर के स्क्वायर के ही 3 गुणनखंड होते हैं, तो देख लेते हैं। 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और रिमाइंडर कितना देगा? 0। ठीक है, और 25 से कटेगा, माने सिर्फ 3 फैक्टर हैं। 49 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और 49 से कटेगा। 3 फैक्टर हैं। क्या ये बात सही हुई? तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर 2 ऐसी संख्याएं हैं, पहली 25 और दूसरी 49, जिनके सिर्फ 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, फैक्टर्स की जो और आगे की बातें हैं, हमने यहां पर खत्म कर लिया। क्या? कुल गुणनखंड, इवन, ऑड, प्राइम फैक्टर, 4 बातें हम डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। हमारा क्या बचा है? सम इवन का और सम ऑड का। ठीक है, इवन का और ऑड का। एक और बचा होगा गुणनखंडों का सम, जो भी है। तो 5 टॉपिक थे, हम इसको कवर करेंगे। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को एकदम डिटेल में करेंगे। उसके बाद फैक्टर्स को और अंदर तक जाएंगे उसमें थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये बातें तो जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए एकदम परफेक्ट है। जो मनुष्य 9 10 6 7 8 में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बढ़िया ही है जो है, पर ये बेसिक बातें हैं। और थोड़ा सा बेसिक में जाकर के उन चीजों को भी खत्म करना है। उसी में बहुपद, जो एक चैप्टर का नाम होता है, अक्सर किताबों में होता है पॉलिनोमियल्स, उसको भी हम यहीं पर खत्म करेंगे और उसके बाद फिर मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।